हाँ क्या बोल रहा है 41 वाला बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ सेटलमेंट फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर्स आर एज फॉलोज, ठीक है। फिर क्या बोल दिया, 3 साल का प्रॉफिट दे दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है और टैक्स रेट दे दिया 40%। 10% ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014 अरोज फ्रॉम ट्रांजैक्शन ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, मतलब ये हो जाएगा नॉन ट्रेड इनकम टाइप का, माइनस कर देंगे, ठीक है क्या। अ प्रोविजन ऑफ 31,500 ऑन सन्नी डेटेड वाज मेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2005 व्हिच इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, 15 होना चाहिए, तो व्हिच इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो प्रोविजन को हटाना पड़ेगा, बोलो हाँ नहीं, प्रोविजन को हटाएंगे तो खर्चे को कम करेंगे, माइनस हो जाएगा। ए खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, प्लस कर देंगे, ठीक है क्या। अ क्लेम ऑफ 16,500 इज टू बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर 2015, तो एक क्लेम है तो 16,500 माइनस कर देंगे, ठीक है क्या। गुडविल इंडिकेटेड 3 टाइम्स द एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स, तो मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है 3 इयर्स ऑफ परचेज, बनेगा क्या। हाँ एक काम करो 5 मिनट कर ही लो फिर जल्दी से अब ये, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये वाला 41 है ना, प्रॉफिट दिए 3 साल के 441, 645 और 480 ना, तो 441, दूसरा कितना है 645, तीसरा कितना है 480,000, ठीक है क्या। फिर उसने क्या बोला, कैपिटल एम्प्लॉयड इतनी दिया, नॉर्मल रिटर्न दिया, टैक्स रेट दिया, टैक्स रेट भी तो दिया है, टैक्स रेट कितना दिया है 40%। 10% प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014 अरोज फ्रॉम ट्रांजैक्शन ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही क्या दिया, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो पहले से क्या कर दो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो भी एडजस्टमेंट करने हो तो बिफोर टैक्स करके करेंगे ना, तो पहले को क्या कर दो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये किसके बराबर है, 40% टैक्स लग चुका है, ये किसके बराबर है 60% के, ये किसके बराबर है 60% के, तो 100% कितना, यानी 4,41,000 डिवाइडेड बाय 60% कितना आएगा बताओ, 7 लाख, 645 डिवाइडेड बाय, तीसरे का, ठीक है। अब एडजस्टमेंट करो, क्या एडजस्टमेंट करने है उसने क्या बोला है, 10% प्रॉफिट ऑफ द ईयर 14 रोज फ्रॉम ट्रांजैक्शन, 2014 का ना प्रॉफिट था, तो बीच वाला सारे ना, मतलब ये 13 है, ये 14 है और ये 15 है, तो 14 के में क्या बोला 10% ऑफ द प्रॉफिट रोज फ्रॉम द ट्रांजैक्शन नॉन 10,000 की 10% कितना हो जाएगा, 10,75,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,07,500 माइनस कर देंगे, हाँ बोलो। फिर उसने क्या बोला है, अब प्रोविजन 31,500 वाज मेड इन द ईयर फाइनेंशियल 2005, अब प्रोविजन 31,500 2005 का आज तक कहाँ चल रहा होगा, 2015 होना चाहिए, क्या बात समझ में आ रही है। तो 31,500 क्या बोला, 31,500 का प्रोविजन है, प्रोविजन को कम करेंगे यानी खर्चे को कम करेंगे, तो प्रॉफिट क्या करेंगे बढ़ाएंगे, तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, कितना प्लस कर देंगे बताओ, ठीक है। फिर क्या बोला उसने, एक क्लेम था इज टू बी प्रोवाइडेड, कौन से ईयर का 2015 का, तो माइनस क्या कर देंगे 16,500, नए फिगर निकाल लो, पहले वाले का तो वही जाएगा 735, दूसरे वाले का कोई डाउट, तीसरे का 8 लाख प्लस 31 माइनस 16,500, 8,15,000, ये प्रॉफिट आ गया, बोलो हाँ। वेटेड एवरेज बोला है क्या, नहीं, बस सिंपल एवरेज बोला है। अब इसको आफ्टर टैक्स करके नहीं कर सकते, पहले एक बार एक काम करो, इसको आफ्टर टैक्स कर देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शुरू में लिया था, आफ्टर टैक्स कर दो, माइनस कितना 40% ना, हाँ क्या रहा है, इसको प्लस करो, एवरेज निकालो, चलो सीधा एवरेज निकाल लो, मतलब क्या वही आएगा, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, पहले माइनस 40% किया, फिर ये फिगर लिया, ठीक है क्या। फिर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट, मेरे को बताओ, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 और 3 ईयर्स की परचेज बोला है ना, तो बस सीधे से प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा। ये तीनों को 441 करने से आया है, इन तीनों को प्लस किया कितना आया मुझे बताओ बस, इंटू 3 तो कट जाएगा, बोलो हाँ या नहीं, तो आंसर हो जाएगा 15,10,500, से यस और नो, यही है क्या आंसर, क्या इसको प्लस करते तो आंसर आता सेम, आता क्या, जब क्वेश्चन में इनिशियली आफ्टर टैक्स लिया तो बाद में भी क्या लोगे आफ्टर टैक्स, बात समझ में आ रही है। और तुम लोग की आदत क्या है, पहले वाले का सेम आया तो बाकी सब कभी सेम आएगा, अरे भाई पहले वाले में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है इसीलिए सेम आया, सेकंड वाले में एडजस्टमेंट हुआ है ना 1,07,500 का, और ये 31,500 और 1,65 का एडजस्टमेंट हुआ है, कैसे फिगर सेम आएंगे, नहीं आएगा बात समझ में। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता तो सीधे आफ्टर टैक्स का ही निकाल लेते, लेकिन एडजस्टमेंट के लिए पहले क्या किया, बिफोर टैक्स कन्वर्ट किया, फिर एडजस्टमेंट किए और फिर क्या कर दिया आफ्टर टैक्स कर दिया, हाँ या नहीं, और फिर उसका एवरेज निकाल दिया, आंसर आ गया। नहीं समझे कि समझ गए, हाँ। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये हो गया, जल्दी करो। चालीस हजार क्या आ गया सुपर प्रॉफिट, कैसा है सुपर प्रॉफिट 40,375, 40,375 क्या आया, सीधे एवरेज निकाल लिया, हाँ सुपर प्रॉफिट निकाल लिया,
इनने रेम्यूनरेशन जो है वो हर साल से लिया। इन लोगों ने वो नहीं माना, क्योंकि तो कंपनी भी कहीं से प्रॉफिट दिया नहीं। आमतौर पर रेम्यूनरेशन से कौन सा रहती जाती है, प्रॉफिट वाले जैसे, लेकिन इन्हें रेम्यूनरेशन जो दिया वो 4 साल से दिया है। तो तुम एक काम करो, 4 साल से रेम्यूनरेशन दे दो, तभी आंसर आएगा। क्या हो गया, कैसे आया तुम्हारा? क्या 12 कर दिया था? 12,000 ना, ठीक है ना, और किससे माइनस किया? सही, पर क्यों किया? ठीक है, कोई बात नहीं, लग जाता है कई बार, तुक्का, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल तुमको हर साल से 12,000 माइनस करना, मेरे तरीके से भी कर लो एक बार, हर साल से 12,000 माइनस करना है, फिर उसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस करना है, तो सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट मेरे को बताओ कितना है, बस इतना करना है तुमको भी। कौन सा क्वेश्चन था ये था? सबसे 12,000 माइनस करो, 10 में से माइनस 10 में से माइनस 12 तो माइनस 25, 25 में से 12 14,500, 98 में से 12, इसमें से 12 सबको प्लस करो, माइनस वाले को माइनस, प्लस वाले प्लस, नेट निकाल लो, डिवाइड बाय 4 कितना आया एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट आ गया माइनस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट 2 लाख माइनस 12% निकल जाएगा 24,000। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? इनटू नंबर्स ऑफ ईयर को परचेज करते हैं, या नंबर ऑफ परचेज या बोले डिस्काउंट भी करा है, एमबी बात कर लो 1 डिवाइडेड बाय 1 इनटू वो करते नंबर्स ऑफ ईयर से परचेज है, क्या करना है, पीवीएफ को मल्टीप्लाई करना है, इतना ही पड़ेगा एमबी फ्रैक्शन में करने। हां या ना बोल दो पक्का?
यहाँ पे बस मैं इसके आगे नहीं कराऊंगा, होमवर्क दूंगा, बहुत टाइम जा रहा है, ठीक है क्या? ये इतना करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे आज। चलो डन 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 डन, बच्चों आगे बढ़े। अब आगे अपन नया चैप्टर चालू करेंगे आज। जो अपना बचा था वो थोड़ा सा रेगुलेशंस बची थी, आज पहले रेगुलेशंस पढ़ लेते हैं ना, इसी चैप्टर की वैल्यूएशन गाइडलाइंस, वैल्यूएशन गाइडलाइंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बचा, जल्दी आओ। सुन रहे हो? जल्दी बुक निकालो ना। वैल्यूएशन गाइडलाइंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बताओ। अब मैं तुमको बता रहा हूं, तुम रीड करोगे, पहले समझा दे रहा हूं। वैल्यूएशन गाइडलाइंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा है? आपको वैल्यू निकालनी है किसी भी चीज की, कैलकुलेट करनी है। इनका कहना है वैल्यू निकालने के अलग अलग लॉ, अलग अलग बातें बताते हैं। तो पहला है कंपनीज एक्ट का, दूसरा है फेमा का, तीसरा है इनकम टैक्स एक्ट का। क्या बात समझ में? कंपनीज एक्ट में बता दे रहा हूं, फेमा का शायद से एक बार मेरे को डिस्कस करना है, वो ईबीसीएल में आता है कि नहीं आता है। आता होगा तो फिर वो मैं में कवर हो जाएगा, नहीं आता है तो फिर मैं करा दूंगा, ठीक है क्या? इनकम टैक्स वाला ऑनेस्टली बताऊं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसको मैं स्किप कराने के मूड में भी हूं, लेकिन स्टार मार्क करा के एक बार रीड तो करा ही दूंगा। पूरा छोड़ने से अच्छा एक बार नजर मार लेंगे, बस क्लियर है क्या? लेकिन आज मैं सिर्फ तुमको भी ये कराऊंगा, वैल्यूएशन गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर कंपनीज एक्ट। सुन रहे हो क्या? बहुत साधारण सी बात है, वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने का राइट दिया गया एक अलग से अथॉरिटी को, जिसको कहा गया रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। क्या बोला गया? रजिस्टर्ड वैल्यू। रजिस्टर्ड जैसे सीए होता है, सीएस होता है, वैसे एक बंदा होता है जिसको बोलते हैं कि आई एम द रजिस्टर्ड वैल्यू। आमतौर पे सीए सीएस लोग ही एक एक्स्ट्रा एग्जाम देके क्लियर कर लेते हैं और वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन जाते हैं। आईबीबीआई सुना तुमने? इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया, वो कराता है एग्जाम। आप आईबीबीआई में जाकर रजिस्टर करा के कोई भी एग्जाम देते हो, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है, अगर आप उसमें आते हो तो आप जाके एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम देके आप क्लियर करते हो तो आप आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर की क्या मिल जाती है? एक डिग्री या एक डेजिग्नेशन टाइप की मिल जाती है। अगली बार किसी भी कंपनी को कहीं पर भी वैल्यूएशन लगानी पड़ेगी तो इट शुड बी साइंड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। जैसे कि आपकी सेक्रेटरियल ऑडिट कंपनी सेक्रेटरी करता है, कंपनीज ऑडिट वो बाकी ऑडिट, इनकम टैक्स ऑडिट सीए करता है, वैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर क्या करता है, किसी भी वैल्यूएशन रिपोर्ट में साइन करता है। तो इन्हें पूरे बस वही लिखा हुआ है कि कहां कहां पे जरूरत है तो वो लगेगा, कि ताकि वो क्या रहे, इंपार्शियल रहे, और वो करते समय क्या रखे, ड्यू डिलिजेंस रखे। ड्यू डिलिजेंस मतलब सावधानी रखे। क्या बात समझ में आ रही है? और जो वैल्यूएशन है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स करे, ठीक है क्या? ये सारी बातें एक बार मैं चाहता हूं कि पूरे को रीड करो, जितनी मैंने बातें बताई वही लिखी हुई है, जस्ट गो थ्रू इट जल्दी से। वैल्यू वैल्यू नहीं कर सकता, आई क्या बात समझ में? चलो ये डन है। अब ये फेमा और ये वाली अपन दोनों इसको छोड़ रहे हैं, सभी वाली तुम्हारी हो गई होगी कवर एसएलसीएम से, हाँ कि नहीं? ये रेगुलेशन, हाँ चलो ठीक है। अच्छा ये वाले को मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको एक बार आप रीड करके आएंगे, आपकी उसमें एसएलसी में कवर है कि नहीं, नहीं है तो फिर अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। मैं एक बार पिंकी मैम से भी क्रॉस चेक करवा लूंगा कि ये कवर है कि नहीं, ठीक है क्या? अब अपन सीधे नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। नए चैप्टर में आ जाओ। अगले चैप्टर का नाम कौन सा है तुम्हारा? मतलब बेसिकली ये कि आपका कोई इंटेंशन आज से नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? कि अभी करके फिर आने वाले साल में हम खरीदने वाले हैं, या कहीं ना कहीं वो ऐसा कर लिया तो आप खरीद सकते नहीं हो, उसमें एंटर नहीं कर सकते हो अगर आपने वैल्यूएशन की हुई है तो। बेसिकली ऐसा है, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्या है? शेयर बेस्ड पेमेंट नहीं, आखिरी चैप्टर अगला वाला, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन।